Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, नेकी कर और दरिया में डाल। क्या मतलब है इस बात का? और एक कहावत सुनी होगी कि जब एक हाथ से हम दान करें तो दूसरे हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल से इस तरह की कहावतें काफी प्रचलित रही हैं। सार ये है कि दूसरों की मदद और कल्याण के लिए जब भावना होती है मन में, दूसरों के कल्याण के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार करने की पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बड़ा गोपनीय तरीके से होना चाहिए। अक्सर देखेंगे किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, दान पेटियां लगी होती हैं तो लिखा होता है उस पर गुप्त दान। मतलब व्यक्ति दान करता है लेकिन उसके पहचान को उजागर नहीं किया जाता। कई बार व्यक्ति खुद नहीं चाहता कि दानकर्ता के रूप में उसकी पहचान बताई जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। अगर उन्होंने कुछ दूसरे को दिया, दान किया, मदद की, तो चाहते हैं कि बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम भी लिखा जाए। अक्सर देखते हैं किसी धर्मशाला में जाते हैं और ऐसे किसी स्थानों पे तो लिखा होता है फला फला की स्मृति में फला कमरा बनवाया गया या दान दिया गया। कुछ और हर तरह के लोग हैं दुनिया में, समाज में। लेकिन हमारा समाज और हमारी परंपरा यही कहती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब मदद करें और भूल जाएं। और हमें ऐसा करना भी चाहिए, मदद तो करनी ही चाहिए अगर हम सक्षम हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो सर्वधर्म समभाव और वसुदैव कुटुंबकम वाला हमारा देश, सबके कल्याण की कामना करने वाला हमारा देश, वहां ऐसी अपेक्षा करना कि जो सक्षम हो, सक्षम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर, वो कम सक्षम को अगर सहयोग और मदद की जरूरत है तो ऐसा करे। ऐसा करने में किसी तरह का शर्म संकोच, कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। महाभारत में दानवीर कर्ण के किस्से हम सभी ने सुने हैं। जिसने जो कुछ मांगा वो मिला। अगर वो देने में सक्षम थे, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तो सबसे बड़े दानवीरों का जब नाम लिया जाता है तो दानवीर कर्ण का नाम उसमें सबसे पहले और प्रमुख अक्षरों में आता है। तो एक लंबी परंपरा है हमारे देश और समाज में दान देने की। लेकिन क्या प्राचीन काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी मौजूद है? बिल्कुल आज भी मौजूद है। हर समाज में, हर समय में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से आगे बढ़कर समाज के कल्याण और विकास के लिए प्रयास किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी संपत्ति दान की। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या हम स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी के योगदान को भूल सकते हैं, या सरदार भगत सिंह के योगदान को, और या ऐसे दूसरे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को, जिन्होंने देश सेवा और कल्याण के लिए, आजादी के लिए
अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया, तो अब उससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। कोई पैसे का दान करेगा, कोई जमीन जायदाद संपत्ति का दान करेगा, कोई अपनी इच्छाओं का त्याग करके उनका दान करेगा, लेकिन देह दान और जीवन दान से बढ़ के दान क्या होगा। कितनी कम उम्र में लोग खुशी खुशी फांसी के झूले पर झूल गए। दान की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। वो तो खैर बिल्कुल कहें कि देश के प्रति समर्पण और भक्ति की एक अति है कि भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। लेकिन आज के समय में कम से कम ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा है, पूंजी है, अगर वो अपनी पूंजी, अपने पैसे का ही कुछ दान कर दें दूसरों के लिए, तो आज के समय में अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं कहा जाता कि आप अपना जीवन न्यौछावर कर दीजिए दूसरों के कल्याण या विकास के लिए, कर दें तो बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे, किंतु चलिए उतनी अपेक्षा भी नहीं कर रहे। कम से कम अपनी संपत्ति, अपने पैसे का तो एक छोटा सा हिस्सा दान कर ही सकते हैं दूसरों के कल्याण विकास के लिए। और अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों एक न्यूज आई, नंदन नीलेकणी ने, नाम शायद आप सबने सुना होगा, नंदन नीलेकणी जो इन्फोसिस के चेयरमैन, और आधार कार्ड जो हम सबकी जेब में जरूर होता है। जब आधार परियोजना की शुरुआत हुई तो UIDAI नाम की एक संस्था बनाई गई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सरकार ने उन्हीं नंदन नीलेकणी को उसका चेयरमैन बनाया और उन्हीं की देखरेख में आधार परियोजना बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ी हमारे देश में। पिछले दिनों एक न्यूज आई कि नंदन नीलेकणी ने 315 करोड़ रुपए का दान दिया IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उसके पहले एक बार 85 करोड़ का दान वो पहले भी दे चुके हैं। मतलब 400 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दान कर दी IIT बॉम्बे को। क्यों किया ऐसा? उसी लिए तो कि जो हमारे समाज की प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि अगर हम देने में सक्षम हैं तो फिर संकोच कैसा। जीरोधा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत कम उम्र के दो भाइयों ने मिलकर कंपनी शुरू की, निखिल कामत और उनके भाई। उन्होंने लगभग आधी संपत्ति दान कर दी। गिविंग प्लेज नाम की जो वारेन बफेट की संस्था है, उससे जुड़ के, उससे प्रेरित होके, और ऐसे एक दो नहीं, ढेरों उदाहरण हैं हमारे देश में जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, ईमानदारी से कमाया, लेकिन उस पैसे से मोह या उस पैसे के प्रति लोभ नहीं रखा बहुत ज्यादा, बल्कि उन्होंने उस पैसे, उस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण और विकास में दान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। अखबार में उसी से जुड़ी हुई आज ही एक न्यूज पढ़ रहा था मैं। 3
गरीबों को कर्ज देकर खड़ा किया 70,000 करोड़ का समूह, फाइनेंस और बीमा कारोबार में अग्रणी। और उसमें आप देखेंगे त्यागराजन या TR नाम से फेमस उस कंपनी के संस्थापक, श्री राम ग्रुप के फाउंडर, 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनकी, या कहें कि थी। और पूरी संपत्ति उन्होंने अपने 44 कर्मचारियों 44 एम्प्लॉइज को दान कर दी। 136 करोड़ रुपए मिलेंगे प्रत्येक कर्मचारी को जब वो रिटायर होंगे। तो सोच के देखें आप, कितनी बड़ी बात। त्यागराजन श्री राम ग्रुप के फाउंडर, उन्होंने केवल घर और कार एक रखी अपने जीवन यापन के लिए, और बाकी लगभग 6,000 करोड़ की संपत्ति, पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी उन्होंने। तो कमी नहीं है देश में दानकर्ताओं की। हां, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे लोभ लालच के चक्कर में दूसरों की जिंदगियां ले लेने में भी संकोच नहीं करते। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किसी से छुपी घटना नहीं है, दुनिया की एक भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कई साल पहले घटी घटना, जिसमें कंपनी के जो उच्च स्तर के कुछ अधिकारी थे, रात में उन्होंने उसके कूलिंग संयंत्र इसलिए बंद कर दिए कि ताकि कुछ बिजली का बिल कम हो जाए। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और हजारों लोग मारे गए। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में। ऐसे लोग भी हैं जो कुछ बिजली का बिल बचाने के लिए हजारों लोगों की जिंदगियां छीनने में भी संकोच नहीं करते। हालांकि यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन हुआ तो फाइनली ऐसा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, त्यागराजन जैसे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी अपने कर्मचारियों को। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। मैं जो बातें कर रहा हूं हमारे विषय का हिस्सा हैं ये बातें। हम जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, बार बार कहता हूं कि केवल किताबी ज्ञान से तैयारी नहीं होती है। किताबी ज्ञान से ना हम अच्छे आंसर लिख सकते हैं, ना एक अच्छे सिविल सेवक बन सकते। हमें किताबों के बाहर की दुनिया को देखना भी बहुत जरूरी है। कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। वो जीएस सेकेंड पेपर में भी हैं, गवर्नेंस में भी, वो जीएस थर्ड पेपर में भी हैं, इकोनॉमी में भी, वो जीएस फोर्थ पेपर में भी हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी में भी, और निबंध के भी टॉपिक हैं। 2010 में यहां से एक निबंध भी पूछा गया यूपीएससी में। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ी हुई मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। हालांकि अभी तक मैंने किसी थ्योरी की चर्चा नहीं की, मैं केवल आपको वो थ्योरी कैसे अप्लाई हो रही है, उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है, मैं बस उन उदाहरणों से आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा सा अगर इनकी स्टोरी पढ़ें, त्यागराजन श्री राम ग्रुप, मैं सुखी लोगों की जिंदगी आसान नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उनकी जिंदगी से दुख दूर करना चाहता था जो परेशान हैं। यह कहना है श्री राम ग्रुप के फाउंडर आर त्यागराजन का। उन्होंने पूरी संपत्ति करीब 6,000 करोड़ रुपए
44 कर्मियों को दान दे दी, अपने पास सिर्फ घर और कार रखी है। 1974 में श्रीराम फाइनेंस की नींव रखी थी त्यागराजन ने। देश की एक प्रमुख एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसकी मार्केट वैल्यू है 70,500 करोड़ रुपए। 1,08,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। खुद त्यागराजन की उम्र 86 ईयर 86 साल है। मोबाइल से परहेज करते हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है। महात्मा गांधी ने एक ट्रस्टीशिप थ्योरी दी थी या न्यासी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं वो अपनी कंपनी का अपने आप को मालिक नहीं बल्कि केवल संरक्षक या ट्रस्टी समझें। अपनी बेसिक नीड की जरूरत जो है, मूलभूत जरूरत, उसको पूरा करने के लिए वह जितने पैसे की जरूरत हो वो लें, और बाकी अपनी पूरी पूंजी पूरी संपत्ति समाज के कल्याण और विकास पर खर्च कर दें, दान दे दें। और देखिए आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी के उस ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अक्षरशः पालन करने में भरोसा रखते हैं और ऐसा कर रहे हैं। जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो केवल ये कहता है कि बड़े बड़े पूंजीपति अपने लाभ का केवल 2% हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च कर दें, बाकी अपने पास रखें। महात्मा गांधी का तो कहना था कि केवल जरूरत भर का लेके सब दान कर दें। एलपीजी की नीतियों के बाद जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की भूमिका बढ़ी, सरकार ने, नौकरशाही ने अपनी भूमिका में कटौती करना शुरू किया, तो फिर कॉरपोरेट सेक्टर से अपेक्षा की गई कि वो समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अपने लाभ का एक सर्टेन परसेंटेज हिस्सा समाज के, पर्यावरण के कल्याण और विकास पर खर्च कर दें। लेकिन स्वेच्छा से ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? त्यागराजन जैसे उंगलियों पे गिनने, या नंदन नीलेकणी जैसे उंगलियों पे गिनने लायक लोग जो स्वेच्छा से अपनी पूरी संपत्ति या संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसे और नीरव मोदी टाइप, जो बैंकों से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं जो कि जनता का पैसा है, और खाके विदेश भाग जाते हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो हर तरह के लोग हैं इसी समाज में। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संकल्पना ने इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ये समझाने का प्रयास किया कि आप जिस समाज में काम करते हैं, फलते फूलते हैं, लाभ कमाते हैं, उस समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आप उन्हें समझिए, उनको पूरा कीजिए। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप खर्च कर दीजिए। हाँ, लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट स्वेच्छा से अपनी इन जिम्मेदारियों को नहीं समझते या पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो मजबूरन फिर कई बार कानून बनाकर भी हमें उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। हमारे देश में भी ऐसा हुआ। 2013 में नया कंपनी कानून बना
1956 में एक कंपनी कानून बना था, उसे रिप्लेस किया हमने। 2013 में एक नया कंपनी कानून आया, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए व्यापक प्रावधान किए गए और हमने उस कानून के माध्यम से अपने देश में CSR एक्टिविटीज को मैंडेटरी कर दिया, बाध्यकारी कर दिया ऐसी कंपनियों के ऊपर जो उस कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। कानूनन बाध्य हो गई अब तो कंपनियां। कानून है तो अब तो कई कंपनियों को जो उन दायरों में आती उन्हें तो मानना ही है CSR को, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस कानून के दायरे में ना आए तब भी CSR में खर्च कर रहे हैं, निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट TR जैसे लोग तो पूरी संपत्ति दान कर दे रहे हैं। कहा ही जाता है कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो हर तरह के लोग हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स दान करते हैं समाज कल्याण के लिए, तो कई बार उनकी एक रैंकिंग भी की जाती है, उनके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है, किस कंपनी ने, किस कॉरपोरेट ने CSR के फील्ड में कितना खर्च किया। आप देखेंगे उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट यहां है आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारिता या दानशीलता। तो हुरुन इंडिया, एडल गिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 जारी की गई और इस लिस्ट में बताया गया कि सालाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दान देने वाले 4 साल में 116% तक बढ़ गए। मतलब एक गुड न्यूज जिसे कहा जाए, एक अच्छी खबर कि हमारे देश में दान देने की भावना बढ़ रही है लोगों में। इस रिपोर्ट, इस लिस्ट के अनुसार हुरुन इंडिया द्वारा जारी की गई। देश में अरबपति बढ़ने के साथ दानवीर भी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये हमारे लिए। अरबपति बढ़ रहे हैं तो केवल असमानता की खाई ही चौड़ी नहीं हो रही है। नो डाउट आप देखते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां आने के बाद देश में असमानता बढ़ी है, खाई चौड़ी हुई है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट कुछ हमें जो कहें कि थोड़ा खुशी प्रदान करने वाली भी है, थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाली भी है कि अरबपति बढ़ने के साथ दानवीर भी बढ़े हैं देश में। इस फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार 2018 में 100 करोड़ से ज्यादा दान देने वाले सिर्फ 2 लोग थे हमारे देश में। 2018 में 100 करोड़ से ज्यादा दान देने वाले केवल 2 लोग थे, जो 2022 में 15 हो गए, 2 से बढ़ के 15 हो गए 4 साल। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा दान देने वालों का आंकड़ा 37 से बढ़ के 80 हो गया। 37 से 80 मतलब 116% की बढ़ोतरी हो गई। देखिए, अभी मैंने आपसे नाम लिया नंदन नीलेकणी, और फिर देखें कि रोहिणी नीलेकणी सबसे दानी महिला हैं। 120 करोड़ रुपए
दान किए उन्होंने, मतलब पर डे 32 लाख रुपए का दान किया। तो कई बार जब परिवार के जो संस्कार होते हैं, हमें अपने बूढ़े पुराने लोगों से जो संस्कार मिले, वो आगे कई पीढ़ियों तक जारी रहते हैं। घर परिवार में कहा जाता है, देखा देखी एक व्यक्ति जैसा कर रहा है तो दूसरा तीसरा भी वैसे ही करने लगते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। और खैर, हम अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में बात करें, नीति शास्त्र 4th पेपर के सिलेबस के अनुसार बात करें, तो कहा ही जाता है कि किसी व्यक्ति में मूल्यों का विकास करने में परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। परिवार मतलब माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, और परिवार में चूंकि केवल माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्गों से लेके बच्चे, उन सबकी भूमिका। तो नंदन नीलेकणी और रोहिणी नीलेकणी आप देखिए, सबसे दानी महिला रोहिणी नीलेकणी। नंदन नीलेकणी मैंने पहले ही बताया आपको कि कितनी बड़ी पैमाने पर उन्होंने दान किया। रोहिणी नीलेकणी 120 करोड़ का दान, लीना गांधी तिवारी 21 करोड़ का दान, अनु आगा फैमिली 20 करोड़ का दान। रोहिणी ने पर्यावरण, लीना ने हेल्थ केयर, अनु आगा ने शिक्षा में सर्वाधिक दान दिया। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत काम की रिपोर्ट है। जब विस्तार से पढ़ेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिछले 10 साल की जब हम समीक्षा करने जाते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या स्थिति है हमारे देश में, किस क्षेत्र में कितना खर्च हुआ है, कुल CSR एक्टिविटीज में कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लगभग नेग्लेक्टेड हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये रिपोर्ट भी उस तरफ इशारा करती है। यहां से जो डेटा हमें मिलता है, तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% राशि शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च की गई। तीसरे नंबर पर आर्ट एंड कल्चर। देश में 2022 में कुल 14,755 करोड़ रुपए दान किए गए, जो 2021 के 11,900 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। तो ये CSR की एक बहुत बड़ी जो 10 साल में हमें कमी देखने को मिल रही है कि CSR के लिए कानून के तहत जितनी गतिविधियां पहचान की गई हैं, सब पर समान रूप से खर्च नहीं हो पा रहा है। ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही, और रिपोर्ट भी उसी बात पे मोहर लगा रही है कि 40% राशि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही खर्च हुई है CSR की। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के बारे में भी लिस्ट में बताया गया है। पुरुषों में शिव नडार ने सबसे ज्यादा खर्च किया, 1,161 करोड़ रुपए। अजीज प्रेम जी ने 484 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी ने 411 करोड़ रुपए। तो देखिए, व्यक्तियों के बारे में भी पुरुषों में कोरोना में भी बताएगा कि कोरोना के लिए 60 दानवीरों ने 473 करोड़ रुपए दान दिए। और एक महत्वपूर्ण बात देखें, सबसे परोपकारी कंपनी कौन रही CSR के क्षेत्र में, तो वेदांता। वेदांता CSR में 38 की जगह 138 करोड़ खर्च किए। मतलब ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने जो 2% खर्च करने की कानूनी बाध्यता है, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। CSR के तहत कंपनियों को 2% हिस्सा देना अनिवार्य है, परंतु कुछ कंपनियों ने इससे कहीं ज्यादा दान दिया। वेदांता को CSR के अंतर्गत 38 करोड़,
38 करोड़ रुपए खर्च करने थे, पर उसने 138 करोड़ खर्च किए। यूपीएल ने 9 करोड़ की जगह 27 करोड़ खर्च किए। जिंदल स्टील ने 46 करोड़ की जगह 126 करोड़ खर्च किए। हर तरह के लोग, हर तरह की कंपनियां हैं। कुछ ऐसी भी जो मैंने कहा कि बिजली का बिल बच जाए तो हजारों लोग मर रहे तो मर जाएं, उपहार सिनेमा में आग लग के कई लोग मर जाएं, फर्क नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग। कानून का पालन तो करना ही है, कई बार कानून से आगे जाके भी काम करने में संकोच नहीं है। अगर सिटीज की रैंकिंग देखें तो सबसे दानी शहर में मुंबई में सर्वाधिक 36 परोपकारी, दिल्ली में 17, बेंगलुरु में 14 परोपकारी। अपने आप में एक कितनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो सीएसआर के फील्ड से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण डेटा हमें उपलब्ध करवा रही है। होरो इंडिया की रिपोर्ट जो बता रही है हमारे देश में सीएसआर की क्या स्थिति रही है, विभिन्न कंपनियों की स्थिति, विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न सेक्टर्स की स्थिति, कि किस सेक्टर में कितना खर्च किया गया। तो अगेन केवल कंपनी कानून और सीएसआर का प्रावधान जान लेना ही पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, बल्कि उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, व्यवहार में कैसे विभिन्न कंपनियां सीएसआर के लिए क्या काम कर रही हैं, उसको जानना भी उतना ही जरूरी और उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब भी हम आंसर लिखें, चाहे वो सेकेंड पेपर गवर्नेंस, चाहे थर्ड पेपर इकोनॉमी, चाहे फोर्थ पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी, सीएसआर से जुड़ा प्रश्न आएगा तो केवल थ्योरी नहीं हो आंसर में, बल्कि कुछ यहां से हमारे पास व्यावहारिक बातें भी हों, कुछ डेटा भी हो जो हमारी थ्योरी की समझ को पुष्ट करे, मजबूत करे, उसका समर्थन करे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे 2010 यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया यहां से। 2010 यूपीएससी का प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या एक रूपावली अंतरण। फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन philanthropy टू द गेट्स बफेट मॉडल, अ नेचुरल प्रोग्रेशन और अ पैराडिम शिफ्ट। भारतीय परोपकारिता, जिसकी मैंने इतनी देर में आपसे कुछ चर्चाएं की, बहुत विस्तार के लिए तो क्लास है, ऑफलाइन बैच चल रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर, तो प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट जानने समझने के लिए तो क्लास जरूरी है। हाँ, यहां मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, एक अप्रोच डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी और पढ़ाई करें, ताकि केवल पढ़ें नहीं, बल्कि जो पढ़ें वो एग्जाम पास करने में सहायक भी बने। निबंध का सब्जेक्ट है ये पारंपरिक भारतीय परोपकारिता, प्राचीन काल से जो भारत में दानवीरता परोपकारिता चली आ रही है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। और आजकल एक गेट्स बफेट मॉडल है, बिल गेट्स और वारेन बफे। आप देखेंगे विश्व के दो बहुत अमीर आदमी, टॉप 10 में हमेशा, बल्कि टॉप 5 में रहने वाले दो अमीर आदमी, कई बार ऊपर नीचे होता है। तो क्या है ये दोनों मॉडल? भारतीय परोपकारिता का मॉडल, गेट्स बफेट मॉडल, दोनों में समानताएं क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है? एक ये नेचुरल प्रोग्रेशन है इंडियन मॉडल से वारेन बफे मॉडल तक, और यह पूरा एक पैराडिम ही शिफ्ट हो गया है, पूरा एक काल बदल गया है, एक रूप चेंज हो गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने
दिया, एक कहावत की बात की कि हमारे देश में तो कहा जाता है नेकी कर दरिया में दर डाल, गुप्त दान में हम भरोसा ज़्यादा करते हैं। लेकिन आजकल का अब ये ज़माना नहीं रह गया है। आजकल का तो ज़माना है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो अपने आप को जितना ज़्यादा दिखाता है, लोग उतना ही ज़्यादा उसे जानते और पसंद या नापसंद करते। आजकल चुपचाप काम करने वालों की बहुत पूछ परख नहीं है। हमारी सरकार तो आजकल ऐसे-ऐसे लोगों को खोज के लाके पद्मश्री और पद्म भूषण देती है, जो इस आजकल के सोशल मीडिया चमक-धमक की दुनिया से दूर हैं, लेकिन ये अपवाद हैं। ज़्यादातर तो आज के समय की सच्चाई यही है, जो जितना दिखाएगा, जो अपने आप को जितना बढ़ा-चढ़ा के प्रस्तुत करेगा, आज उसी की उतनी ज़्यादा पूजा होगी। तो हमारी सोच तो है दान कर और दरिया में डाल, और आजकल का तो ज़माना है कि कितना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। हमने पैसा दिया और भूल गए कि अब उसका क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो वॉरेन बफे मॉडल है, ये तो उस पैसे का पूरा मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है, प्लानिंग करता है। बहुत सारे ऐसे अंतर हैं उनके मॉडल और हमारे मॉडल में। हाँ, पर्पज तब भी वही था, आज भी वही है, दूसरों का कल्याण और विकास। ऐसे ढेरों उनमें समानताएं भी हैं, अंतर भी हैं इन मॉडल्स में। क्या? तो एक हम अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ मैंने उदाहरण दिए, कुछ रिपोर्ट्स की चर्चा की आपसे, कुछ न्यूज़पेपर्स में आई न्यूज़ की बात की, और प्रयास किया कि एक जो ये टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसकी आत्मा को जानें, आप ये जानें कि कैसे हमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, हम कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगेन, मेरा उद्देश्य यहाँ कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आधा घंटे 40 मिनट के वीडियो में ये इतने बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि इनको समेट पाना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी देर में हम आपको एक आइडिया, एक अप्रोच ज़रूर देने का प्रयास करते हैं, कि ताकि आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर अपने कमेंट करके हमें बताएं। अगले वीडियो में किसी और इसी तरह से एक अलग मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से प्रयास करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।